Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. हेलो क्लास 10 के वासियों, कैसे हो? मैं हूं युग और आपका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्टिफाई में। तो जैसा कि आपको पता है, जस्ट पहले इस लेक्चर से जस्ट पहले हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ? फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि जितने भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर तो रहे हैं, मतलब उनका एक मास पार्टिसिपेशन तो है, मास एजिटेशन तो है, बट क्या वो नॉन वायलेंस को फॉलो कर रहे थे? क्या वो प्रॉपरली ट्रेंड थे? जवाब था नहीं। जो पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें से मतलब पुलिस में आग लगाई गई, पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई थी, जिसकी वजह से 22 से 23 पुलिसमैन जल गए थे। अब इतना वायलेंस देखकर गांधी जी ने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, अभी तक इन लोगों को हमने अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया। ये इंटेंशन के साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में खत्म हुआ। अब 1930 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा, लेकिन बीच में 8 साल का एक गैप पड़ जाता है जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं चला। तो अब इस गैप में कौन सी खिचड़ी पकड़ी थी इंडिया में, कौन सी खिचड़ी पकड़ी थी कांग्रेस में, अब हम ये पढ़ेंगे। सो टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐसा टॉपिक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बढ़ने से पहले या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे क्यों आए हम, ये सारी चीजें हमें यहां पढ़नी है। तो अभी ये सारी चीजें चालू करने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो लोग मतलब दो टाइप के आइडियोलॉजीज बताता हूं। एक हो जाता है मॉडरेट्स, या फिर आप इन मॉडरेट्स को लिबरल्स भी कह सकते हो। दूसरी आइडियोलॉजी आती है रेडिकल्स, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते थे। एग्जाम्पल दूं तो जो आपके लिबरल्स या फिर आपके मॉडरेट्स है, इनमें आपके CR दास जैसे लीडर्स, मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर्स आते हैं। अब आपके जो एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स हैं, इनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लीडर्स आते हैं। अब दोनों आइडियोलॉजीज के बीच का एक डिफरेंस बताता हूं। जो मॉडरेट्स या लिबरल्स रहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो कोई बड़ा मूवमेंट, मास एजिटेशन, बहुत बड़े आंदोलन, एक वाइड स्केल मूवमेंट, ऐसी चीजें नहीं चाहते। ये ऐसी चीजें नहीं चाहते कि मतलब ये इतना कोई डिमांड नहीं करते कि हाँ हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारी मांगे बहुत ज्यादा है। नहीं, ये छोटी छोटी मांगों में ही खुश हो जाते हैं। इनको छोटे छोटे अचीवमेंट्स में ही खुशी मिल जाती है। वेदर आज अगर हम बात करें हमारे सेकंड सेक्शन यानी एक्सट्रीमिस्ट या फिर हमारे रेडिकल्स की, इन लोगों का छोटी छोटी चीजों से मन नहीं भरता। इनको चाहिए बड़ा चीज, बड़ा चेंज, बड़ा रेवोल्यूशन, बड़ा आंदोलन, ऐसी चीजों से इनका पेट भरता है, मन भरता है। तो अभी अगर हम बात करें टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो अगर जब मतलब हमने क्या पढ़ा कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिस्कशन सितंबर 1920 में चालू हुआ था और दिसंबर 1920 में वो एक्सेप्ट किया गया। सितंबर से दिसंबर के बीच में कांग्रेस के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि लॉन्च करे नहीं करे। क्यों? क्योंकि लोगों को, बहुत से लोग मतलब दे वर रिलक्टेंट, उनको नहीं चाहिए था कि हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करें। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम खुद की पार्टी बनाए। सो दे फेल्ट दैट दे कैन अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन काउंसिल। अब हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके हम इनकी जो ब्रिटिश पॉलिसीज है, जो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? डिस्कशंस करेंगे, डिबेट्स करेंगे, और हम वैसे छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाएंगे, छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे। ऐसी आइडियोलॉजी रखते थे हमारे मॉडरेट्स या फिर लिबरल्स। अब इनमें कौन आते थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो जैसी आइडियोलॉजी इन्होंने क्या दिखाई थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टुवर्ड्स दिखाई थी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है, गांधी जी का प्रेशर था और भी बहुत सारे लीडर्स का प्रेशर था, तो इसीलिए इन्होंने बोला चलो ठीक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला लेते हैं। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ, तो बहुत से कांग्रेस लीडर्स जो ऐसी मॉडरेट्स एंड लिबरल आइडियोलॉजीज रखते थे, इनके मन में आया कि यार अब थक गए हम इतने बड़े बड़े आंदोलन करके, अब हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो 1990 में रिलीज हुआ था, उसने अलाउ किया था कि आप इंडियन पार्टिसिपेशन भी हो सकता है काउंसिल इलेक्शंस में। तो उसके तहत, उस रूल के तहत, उस एक्ट के तहत इन्होंने सोचा कि अब हम प्रोविजनल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और मतलब काउंसिल के अंदर रह के ब्रिटिश पॉलिसीज को क्या करेंगे? अपोज करेंगे और छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे। इसी इंटेंशन के साथ CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जैसे मॉडरेट आइडियोलॉजी वाले लोगों ने, लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोगों ने क्या किया? एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, अब ये आती है एक आइडियोलॉजी। दूसरी आइडियोलॉजी आती है आपकी एक्सट्रीमिस्ट, या फिर आप इन्हें रेडिकल्स भी कह सकते हो, जिनमें आते थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इनकी आइडियोलॉजी थी कि हमें बड़े बड़े मूवमेंट चाहिए, रैडिकल मास एजिटेशन, बड़े बड़े आंदोलन चलाओ, जोर जोर से आवाजें उठाओ, है ना, स्लोगन्स उठाओ, एंड इन ब्रिटिशर्स को बहुत वाइड स्केल पे अपोज करो। छोटे छोटे चेंजेस नहीं, एक साथ क्या चाहिए हमें? फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूरा भारत एक साथ चाहिए, पूरे भारत से धक्के मार के निकलो। छोटे छोटे धीरे धीरे स्टेप्स लेके ना निकालेंगे, ऐसी चीजें नहीं।
पूरा एक साथ फुल इंडिपेंडेंस, ये था रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी का। अब ये समझा। अब बात करते हैं 2 फैक्टर्स शेपिंग इंडियन पॉलिटिक्स, और इस पे क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट शेप इंडियन पॉलिटिक्स। मैं ये पूरी तरीके से लिख नहीं पाया, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूरी तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाया, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, लेकिन जितनी चीज़ें आपको बतानी है वो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब 2 चीज़ें आ जाती है जो उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी। पहली चीज़, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में जर्मनी के बारे में पढ़ा होगा जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया गया था, तो उस टाइम मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से जस्ट पहले क्या हो गया था, यूरोप और अमेरिका इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था, है ना। जो स्टॉक मार्केट्स थे वो क्रैश हो गए थे, जो सारे प्राइजेस थे जैसे गोल्ड के प्राइजेस वगैरह भी गिर गए थे, तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ इंपैक्ट्स मैंने आपको बताए थे, वैसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, अब इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री यानी क्या, मतलब यहाँ भारत में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट उस टाइम तक, अभी भी है बट उस टाइम तक तो बहुत ज्यादा थी, क्या करती थी, बस खेती बाड़ी करती थी, एग्रीकल्चर करती थी, वो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, ठीक है। तो अभी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो वो जो क्रॉप्स उगाते थे, जो ग्रेन्स उगाते थे, उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई, बहुत ज़्यादा गिर गई। और इनके ऊपर क्या प्रेशर था कि इनको क्या करना है, इनको रेवेन्यू पे करना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है, लेकिन कब करेंगे, जब पैसे कमाएंगे। और पैसे ही तो नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि सारे प्राइजेस जो ये चीज़ें उगा रहे तो अच्छे प्राइस में बेचेंगे, मतलब बिकेंगे तो ही प्रॉफिट होगा और तभी हम रेवेन्यू एंड टैक्सेस पे कर पाएंगे। लेकिन हम जो चीज़ें उगा रहे हैं उसकी प्राइसेस ही इतनी ज़्यादा गिर गई है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्राइस थे वो 1926 के बाद गिरना चालू हो गए, 1930 आते आते तो बर्बाद हो गए, कोलैप्स हो गए 1930 आते आते। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई और जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो टैक्सेस पे करना, रेवेन्यू पे करना बहुत हार्ड बन गया था उनके लिए। तो उस टाइम इंडिया में बहुत भूख, मतलब ऐसे मतलब जो रेवेन्यू पे करने के बहुत ज्यादा वांदे आ गए थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो आ जाती है साइमन कमीशन ऑफ 1928। तो उस टाइम ब्रिटिश में जो टॉरी गवर्नमेंट थी, तो टॉरी गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे। स्टैट्यूटरी कमीशन यानी एक ऐसी कमीशन, एक ऐसी बॉडी ऑफ मेंबर्स जो क्या करेंगे, जो कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए बनाई जाती है, कुछ पर्टिकुलर ऑफिशियल टास्क करने के लिए जो कमीशन बनाई जाती है उसे स्टैट्यूटरी कमीशन बनाते हैं, मतलब स्टैट्यूटरी कमीशन बोला करते हैं। अब कुछ ऑफिशियल पर्टिकुलर फंक्शंस जो इस कमीशन को निभाने थे वो थे कि इसको क्या करना था, इसको इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, उसको अच्छे से देखना है, उसकी प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रही है, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से लॉ हो रहे हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखनी थी। और अगर कुछ चीजें, जैसे आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, PILs डलते हैं, वैसे अगर कुछ चेंजेस उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में अगर हमें डालने हैं तो हम वो चेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं, ये स्टैट्यूटरी कमीशन। एंड इस स्टैट्यूटरी कमीशन का हेड कौन था, सर जॉन साइमन। ये एक बहुत ऑनरेबल पोजीशन रखते थे, बहुत रिस्पेक्टेड जनरल थे, ऑफिशियल थे ये, तो इनको ये स्टैट्यूटरी कमीशन का हेड माना गया था, ठीक है। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा यार इट इज अ वेरी गुड थिंग ना कि इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है और वो अच्छे से फंक्शन करे, इसलिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई गई है ना। तो इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी बेटा कि हुआ क्या था, हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखेंगे कि भारत का गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है, लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियन को नहीं रखा गया। लिटरली गवर्नेंस किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, भारत के लोगों का, भारत का, और इसी भारत के लोगों को आपने इंक्लूड ही नहीं किया इस कमीशन में। ये देखकर इन लोगों का खून गर्म हो गया, इंडियंस का खून गर्म हो गया कि आप हमको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इस कमीशन में कोई इंडियन था ही नहीं, अभी पूरी इंडिया का इतना बड़ा इशू आ गया कि सारे पार्टीज, अगर उनके भेद में कुछ मतभेद भी थे, जैसे अब हम चैलेंजेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले पढ़ेंगे कि जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी उनके बीच कुछ मतभेद थे, लेकिन उन्होंने इन मतभेदों को टेम्पररीली एकदम ऐसे इग्नोर करके ये साथ में आए और इन्होंने बड़े बड़े नारे लगाना चालू कर दिया कि इस साइमन कमीशन को तो हटाना पड़ेगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसे बड़े बड़े नारे लगने लग गए। ये जो पार्टीज थी एक साथ मिल गई और बहुत बड़े बड़े क्या करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, रैलीज ऑर्गेनाइज करने लग गए। अब इतना बड़ा प्रोटेस्ट जब देखा, देखो ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, लेकिन जब उस टाइम के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो इंडिया में थी, उसके वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन। तो अभी जब इरविन ने देखा कि यार हमें तो डिवाइड करना था लेकिन ये तो यूनाइट हो रहा है, तो इस यूनिटी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि यार पूरा भारत तो हम नहीं दे सकते, इनको जो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हम ये फुल इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते। लेकिन इतना जो मामला है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए, कुछ लोगों को बहलाना फुसलाना, है ना, ये सारी चीजें करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम इनको डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर लेते हैं।
अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेटस यानी क्या, तुम इतना बोल रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम हम बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम हम बनाएंगे, लो अब तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम बना लो। ये डोमिनियन स्टेटस कहता है दैट यू हैव द राइट टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, जैसे देश चलाना है, जैसे लॉज लाने हैं, देखते बैठो अपना। लेकिन 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 तुम्हारी जो फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड है कि तुम किसी के अंडर नहीं रहोगे, तुम किसी की कॉलोनीज नहीं रहोगे, ना मन्ना ना, वो तो पूरी नहीं करेंगे। तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, अपना देश अपने हिसाब से चला लो, बना लो लॉज, लेकिन 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 तुम ब्रिटिश की कॉलोनी रहोगे, यू विल बी अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, अब इसमें भी दो आइडियोलॉजीज बन गई। जैसे अगर हम बात करें इन्हीं मॉडरेट्स की, इन्हीं लिबरल्स की, तो इन्होंने बोला यार कॉन्स्टिट्यूशन, इतने संघर्ष करने के बाद फाइनली इन्होंने बोला अपना देश बना लो, ये तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी अपना देश बना लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला ओके वी आर वेरी रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। लेकिन 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 ये जो रेडिकल्स थे, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने बोला ना, ये जो हमें लालच दे रहे हो तुम, ये अपने ही जेब में रखो, हमको तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और हुआ भी ऐसे ही, मतलब क्या हो गया कि ये जो लिबरल्स थे, मॉडरेट्स थे, इन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया, अपना सपोर्ट छोड़ दिया। इनको जो लोग सपोर्ट करते थे, इन्होंने उन लोगों ने इन लोगों से अपना सपोर्ट हरा दिया, इन लिबरल से अपना सपोर्ट हटा दिया। और ये जो रेडिकल्स थे, इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलना चालू हो गया लोगों का। ठीक है, तो अभी 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 डोमिनियन स्टेटस ऑफर हो गया, लेकिन डोमिनियन स्टेटस अभी कैंसिल हो गया, मतलब इन्होंने ज़्यादा अच्छे से उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और उस टाइम जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने बोला था कि आप सेकंड, मतलब आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी क्या, एज द नेम सजेस्ट, राउंड टेबल, और वहाँ पे ऐसे ऑफिशियल्स बैठते हैं और वहाँ क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है कि देश कैसे चलाना है, एंड मतलब भारत कैसे चलेगा, फिर फ्यूचर भारत का क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्लान करने के लिए इरविन ने गांधी को बोला कि आप लंदन में आओ, वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और फिर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाहौर रेवोल्यूशन के बारे में, और उसके बाद हम फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू कैसे हुआ, इट स्टार्टेड ऑफ विद सॉल्ट मार्च, अब हम उसकी कहानी पढ़ेंगे। अब ब्रिटिशर्स भले ही डोमिनियन स्टेटस देने के लिए रेडी थे, लेकिन इन रेडिकल्स की, इन एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड क्या थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, जो देने से इन्होंने मना कर लिया। तो इसीलिए फिर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यानी क्या, रेजोल्यूशन यानी क्या समझो, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में पता है, तुम रेजोल्यूशन लेते हो कि इस साल बहुत लगन से, बहुत मेहनत से पढ़ाई करूंगा, एंड बस पढ़ाई में फोकस करूंगा, फालतू चीज़ें नहीं करूंगा, अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करूंगा, इवन दो वो 2 दिन बाद गलत प्रूफ हो जाते हैं, पर तुम ये रेजोल्यूशन तो लेते हो, वादे तो करते हो। तो वैसे ही पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यानी पूर्ण स्वराज हम पाएंगे, इसका एक वादा। तो इसी के लिए जब दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंडर हर एक जो सेशन होता था उसकी एक अलग प्रेसिडेंसी होती थी, एक अलग इंसान रहता था, एक अलग मेंबर रहता था जो उसे लीड करता था। अब इस लाहौर सेशन, इस लाहौर कांग्रेस सेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ था, इसकी प्रेसिडेंसी थी जवाहरलाल नेहरू के पास। और इसमें इन्होंने बोला कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये पूर्ण स्वराज, पूरा फुल इंडिपेंडेंस लेके ही मानेंगे, है ना। ये जो डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो, ये जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दे रहे हो, लेकिन तुम किसके अंडर रहोगे, गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। वी वांट फुल इंडिपेंडेंस, वी वांट पूर्ण स्वराज। तो इसीलिए फिर गांधी जी ने बहुत गांधी जी पढ़ लिया, जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि ये जो सेशन है इसमें इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो 26 जनवरी 1930 होगा, जिस टाइम आज हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस टाइम इन्होंने ये माना था कि हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम सब आएंगे और हम वादा करेंगे, वी विल प्रॉमिस एंड वी विल फाइट फॉर व्हाट, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए प्लेज लेंगे, वादे करेंगे, प्लेज लेंगे और हम इसके लिए फाइट करेंगे। लेकिन इन्होंने जो सेलिब्रेशन किया था, इस सेलिब्रेशन को बहुत कम अटेंशन मिला, ज़्यादा लोगों ने इसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, ज़्यादा लोग आए नहीं। एंड इनका जो इंटेंशन था कि इससे हम इंडियंस को यूनाइट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास करेंगे, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, मूवमेंट्स चलाएंगे, लेकिन इसको उतना अटेंशन मिला ही नहीं। तो फिर गांधी जी ने बोला कि अब सिविल डिसोबीडियंस की जो नौका है उसका चप्पू मैं चलाऊंगा और इसको इस कॉलोनियलिज्म के नदी से मैं पार कराऊंगा। तो इसीलिए गांधी जी ने ये चीज़ देखकर, इनका जो अटेम्प्ट है वो तो फेल हो गया पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन का, तो इसीलिए अभी इनके पास एक और आइडिया था। गांधी जी हैड अनदर आइडिया एंड फिर उन्होंने लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सॉल्ट मार्च से चालू होता है। वो कहानी क्या है अब वो पढ़ते हैं।